अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की कानूनी और सियासी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ उन्हें मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है तो दूसरी तरफ अब उन्हें पार्टी चेयरमैनशिप से दस्तबरदार होना पड़ा है। तोशाखाना केस में सजा और नाअहली के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में आज बाकायदा रेफरेंस दायर कर दिया है। नैब की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मुजफ्फर अब्बासी ने तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के हमरा रेफरेंस दायर किया। इस केस में नैब ने इमरान खान को 13 नवंबर को गिरफ्तार किया था और 27 नवंबर को अदालत ने इमरान खान के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीक की थी। आज दायर होने वाले रेफरेंस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत 8 मुल्जिमान नामजद किए गए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के अलावा बुशरा बीबी, शहजाद अकबर, फराह गोगी, जुल्फी बुखारी, जिया उल मुस्तफ़ा को नैब रेफरेंस में नामजद किया गया है। रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया है कि अप्रैल 2019 में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैर कानूनी फायदा दिया गया और अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की मद में जुल्फी बुखारी के जरिए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 458 कनाल जमीन मिली। रेफरेंस के मुताबिक अल यूनिवर्सिटी के बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ट्रस्टी बुशरा बीबी थी और तफ्तीश से मालूम हुआ कि जब चेयरमैन पीटीआई को फायदा पहुंचाया गया तो अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का वजूद नहीं था। रेफरेंस में यह इल्जाम भी लगाया गया है कि पैसों की गैर कानूनी मुंतकली के पीछे गलत मकासद थे जिसमें चेयरमैन पीटीआई मुलविस थे। बरतानिया में जब्त शुदा प्रॉपर्टी रियासत पाकिस्तान की थी और गलत अक्कासी की गई कि सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट रियासत पाकिस्तान के मफाद के लिए चलाया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नोट इन कैमरा काबीना के सामने रखा जिसको दिसंबर 2019 में काबीना ने मंजूर किया और पैसों की मुंतकली से मुतल्लिक शहजाद अकबर और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छुप कर बेईमानी का सहारा लिया। शहजाद अकबर और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी नेशनल क्राइम एजेंसी में जमा कराई। नैब के रेफरेंस में जुल्फी बुखारी को भी मुल्जिम नामजद किया गया है। उन पर इल्जाम आयद किया गया है कि 458 कनाल जमीन जुल्फी बुखारी को अप्रैल 2019 में ट्रांसफर की गई थी और जुल्फी बुखारी को ट्रांसफर की गई जमीन बाद में अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दी गई। इसके अलावा अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को 28 करोड़ 50 लाख रुपए भी मुंतकिल किए गए और अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की तामीर की मालियत 28 करोड़ 40 लाख रुपए लगाई गई। रेफरेंस में बुशरा बीबी और फराह गोगी पर भी इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने माली फवायद हासिल किए और फ्रंट पर्सन का किरदार अदा किया। रेफरेंस के मुताबिक बुशरा बीबी ने अपने शौहर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर गैर कानूनी अमल किया। बुशरा बीबी ने अहलिया होने के नाते माली फवायद हासिल किए। बुशरा बीबी ने एक्नॉलेजमेंट ऑफ डोनेशन पर दस्तखत किए और गैर कानूनी अमल में किरदार अदा किया। रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया है कि फराह गोगी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की फ्रंट पर्सन थी। फराह गोगी को जनवरी 2022 में अल कादिर ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया और वो बुशरा बीबी के साथ मुंसलिक थी। इसके अलावा एक और केस साइफर केस में आज की समाअत में भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश नहीं किया गया और अब वजारत कानून की जानिब से जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन के बाद इस केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। आज के ऑर्डर में अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का इंदिया भी दिया है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी और सियासी मुश्किलात का सामना है तो दूसरी तरफ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले अंदरूनी इख्तलाफात वाज़े होते जा रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इमरान खान की चेयरमैनशिप से दस्तबरदारी की खबरों और बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन नामजद करने पर पार्टी रहनुमा मुतजाद बयानात दे रहे हैं। इन तमाम मामला पर हम बात करेंगे जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। गौहर अली खान साहब का नाम 2 दिन पहले सेनेटर अली जफर साहब ने बताया कि इमरान खान साहब समझते हैं कि इन हालात में उनको नहीं कॉन्टेस्ट करना चाहिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन। गौहर अली खान साहब का नाम उन्होंने दिया लेकिन उसके बावजूद आपकी पार्टी में मुख्तलिफ बयानात आते रहे। हमने देखा कि जो लतीफ़ खोसा साहब है इमरान खान साहब के वकील, वो कह रहे हैं कि नहीं इमरान खान ही चेयरमैन होंगे, वो इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगे। इसके अलावा नईम पंचोता साहब ने भी यही बात की। क्या वजह है इस कन्फ्यूजन की कि मुख्तलिफ बयानात आते रहे पार्टी की तरफ से? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कोई कन्फ्यूजन नहीं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसकी वजह से एक शक पैदा हुआ जो लतीफ़ खोसा साहब ने गुफ्तगू फरमाई। लेकिन ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब के वकील तो हैं लेकिन पार्टी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उनको जो कोर कमेटी की डिसीजंस थी या उन मामलात का शायद इल्म ना हो, लेकिन बहरहाल वो तो बड़ा क्लियर हो गया। जो अली जफ़र साहब ने गुफ्तगू की और इमरान खान साहब का जो हुक्म था वो मन वन जो है अमल में आया है और कोर कमेटी ने
फिर उस पर मीटिंग के बाद उसकी तौसीक भी की है, तो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। तो ये बताइएगा कि लतीफ़ खोसा साहब ठीक है पार्टी में तो नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान ने कहा है कि बाहर जाके ये जो सारा मामला है इसको आप क्लैरिफाई करें। ये अहकामात क्यों देंगे वो अपने वकील को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हो सकता है कि उनको समझ में गलती हुई हो, लेकिन बहरहाल जो ज़िम्मेदार लोग हैं, तहरीक इंसाफ के जो मेंबर हैं और जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर हैं और जो इंतखाबी उमूर के ज़िम्मेदार हैं, वो सब जो हैं, उन लोगों ने इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक जो इनकी ख्वाहिश थी कि इन हालात में, चूँकि इमरान खान साहब रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, बड़ा उन्होंने फैसला किया, खुद पीछे हटे। पाकिस्तान की तारीख में किसी ऐसी कोई मिसाल नहीं है। जमात के बचाव के लिए एक कदम पीछे हटे हैं ताकि ये मामला खैरियत से हल हो और उसके बाद वो दोबारा आएंगे इंशाल्लाह और वो रीगेन करेंगे, दोबारा चेयरमैन तहरीक इंसाफ बनेंगे इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन पीछे हटने की जो वजह है वो कानूनी है ना, क्योंकि उनको एक केस में सजा हुई है, वो नाअहल है। सियासी सियासी वजह है शहजाद साहब, सियासी वजह, मुकम्मल सियासी है। एक आदमी जो मुल्क का वजीर आजम था, उसको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता था, हाँ। वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिलता था, दुनिया में पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव कोई भी वज़ीर आज़म हो वो होता है, और अचानक वो शख्स चंद महीनों के अंदर ज़ेर अताब हुआ और वो बैठा लाहौर में और उस पर कत्ल के पर्चे कोटा में कटे। कोई समझ में आने वाली बात है? अली साहब, मैं कानूनी इस लिहाज से कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए कहती है कि क्योंकि आप सजाए याफ्ता हैं, आप नाअहल हैं, लिहाजा पार्टी सरबराह नहीं रह सकते, इसलिए इस इलेक्शन को हम कलअदम करार देते हैं, ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इकदाम उठाया है ना उन्होंने। तो अगर सियासी है तो फिर आप शायद ये कह रहे हैं कि किसी को पैगाम रसाई के लिए उन्होंने कहा है कि मैं अपनी कुर्बानी दे रहा हूं, पार्टी को आगे रख रहा हूं। देखिए, आप तो पता नहीं कोई और बात करना चाह रहे हैं। मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि सियासी बुनियाद पे इमरान खान साहब को कॉर्नर करने की कोशिश की गई है, उन पे सियासी केसेस बने हैं, वो कोई जुर्म उन्होंने नहीं किया। ही इज अ प्रिजनर ऑफ कॉशियस, वो एक सियासी मुलजिम है, वो ज़मीर के कैदी हैं और ज़मीर के कैदी ने ये फैसला किया है कि वो अपने लिए जमात को रिस्क में नहीं डालेंगे। ऐसा ना हो कि इमरान खान को सजा देने की खातिर वो तहरीक इंसाफ को भी मुकाबले से बाहर करें, ताकि तहरीक इंसाफ मुकाबले में रहे। सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि केसेस क्योंकि सियासी बुनियाद पे बनाए गए इसलिए एक सियासी मामला है। मैं इसीलिए क्लैरिफाई करना चाह रहा था, ऐसा तो नहीं है ना कि सियासी पैगाम रसाई करना चाह रहे हो किसी से कि मैं माइनस हो गया हूं, मेरी जमात इंतखाबात में हिस्सा ले, बल्ले का निशान उनको मिले, ऐसा नहीं है मामला। पैगाम रसानी तो इमरान खान सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के अवाम को करते हैं, और पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान साहब का पैगाम ये है कि कप्तान डटा हुआ है, खड़ा है। और ये जो गौहर साहब का इंतखाब है, इससे पार्टी के जो सियासी रहनुमा है, वकला में तो हमने देखा कि कुछ मुख्तलिफ बयान आता है, सियासी रहनुमा मुतमईन है। और ज़रा ये बताइएगा इन चेयरमैन साहब का जो मैंडेट है क्या होगा, क्या ऑन पेपर है ईसीपी को सेटिस्फाई करने के लिए एक टेक्निकल लकूना की वजह से, एक टेक्निकल इशू की वजह से रादर, या फिर जो पार्टी के फैसले अहम उसमें भी चेयरमैन गौहर अली खान साहब के जो फैसले हैं वो मायने रखेंगे? देखिए, जहाँ तक सियासी लोगों का ताल्लुक है, चूँकि ये मकसद के लिए नहीं है कि जिस तरह नॉर्मल हालात में चेयरमैन आता है और वो मुस्तकबिल में आपका जितना भी टर्म होता है उसके लिए वो एक पूरे मुल्क को एक जमात को लीड करता है, जिस तरह इमरान खान साहब खुद हैं, वो तो मतमा नज़र नहीं है। मतमा नज़र तो ये है कि इंटरम पीरियड के लिए बैरिस्टर साहब जो हैं वो इंतज़ाम संभालेंगे। चूँकि एक सियासी एक बड़े पैमाने पे इलेक्शन मुल्क में इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए उनको ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। तो कोई सियासी जो हमारे लीडर्स हैं कोर कमेटी में, सब इस बात पे मुतमईन है कि इन हालात में इससे बेहतर फैसला नहीं हो सकता था, नंबर 1। नंबर 2, जब तक इमरान खान साहब वापस चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं बनते, तब तक चेयरमैन की सीट पे बैठे हुई शख्सियत मोहतरम बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो फुली एम्पावर्ड हैं। चेयरमैन के जो इख्तियारात हैं वो बैरिस्टर साहब जो है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता वो कोई डमी है, नहीं, वो जब तक चेयरमैन है वो चेयरमैन के पावर्स जो हैं जो उनकी सीट के अंदर हैं उसको वो फुली जो है एक्सरसाइज करेंगे। अली ज़फ़र साहब ने तो उस दिन मुख्तलिफ बात की, उन्होंने कहा ये बिल्कुल एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और अगर हमने वाकई किसी और को बनाना होता जो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता हो तो हम किसी कदावर शख्सियत को बनाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं मुकम्मल तौर पे वो एम्पावर्ड होंगे, जबकि गौहर साहब खुद ये कह रहे हैं कि जो भी मैं करूँगा वो इमरान खान साहब के अहकामात में ही करूँगा। दोनों बातें सेम हैं शहजाद साहब। आज आप पता नहीं समझना नहीं चाह रहे या पता नहीं आप रायवंड सामने नजर आ रहा है, मुझे नहीं पता। मेरे सामने तो मेरा भाई शहजाद इकबाल बैठा है, क्या नजर आ रहा है? समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रायवंड या नोडेरो या लड़काना,
मेरे सामने तो मेरा भाई शहजाद बैठा है। ये मैं इस तरह के explain करता तंज तो मैं सुनता रहता हूँ, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी पार्टी जो है वो हर मौके पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। ये कंफ्यूजन यहाँ से नहीं है, ना नईम पंचौदा मेरा नाम है, ना लतीफ खोसा मेरा नाम है, ना अलीमा खान मेरा नाम है, मेरा नाम शहजाद इकबाल है। कंफ्यूजन आपकी पार्टी से ही क्रिएट हो रही है। इसलिए तो मैं अर्ज करता हूँ ना कि अल्लाह करे शहजाद का इकबाल बुलंद हो जी, और इंशाल्लाह बुलंद रहेगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अपने छोटे भाई को। मेरी और अली जफर साहब की बात सेम ही है। उन्होंने भी वही बात की जो मैंने की है कि ये आर्जी तौर पे जब तक इमरान खान साहब वापस नहीं आते तब तक गौहर साहब चेयरमैन हैं, लेकिन जब तक चेयरमैन हैं उनके पावर पे कोई कदगन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अली साहब आपकी बात बिल्कुल सेम नहीं है। कल शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा है सारे फैसले इमरान खान करेंगे। हाँ, कागज पे दस्तखत करने की बात हो, चाहे पार्टी के टिकट्स के हवाले से हो, तो महज दस्तखत उनके होंगे, फैसले उनके नहीं होंगे। आप कह रहे हैं एम्पावर्ड है, ये दोनों बड़ी मुख्तलिफ बातें हैं। बिल्कुल सेम बातें हैं। देखें, डायरेक्शन इमरान खान साहब की होगी, वो हमारे बानी चेयरमैन हैं, उनकी ख्वाहिश और कोर कमेटी की तौसीक से सारे फैसले होते हैं। चेयरमैन खुद भी सारे फैसले नहीं करता, इमरान खान साहब भी खुद नहीं करते थे। कोर कमेटी से डिस्कशन होती थी और उसकी तौसीक होती थी, लेकिन ऑन पेपर जो चेयरमैन होता है वो कभी भी आप इस तरह नहीं कर सकते कि चेयरमैन के पास इख्तियार नहीं है। चेयरमैन के पास इख्तियार है, लेकिन फैसला साजी वो कैसे करेंगे? वो अपने बानी चेयरमैन से मशवरे के बाद और कोर कमेटी की तौसीक के बाद फैसले करेंगे। आप कह रहे हैं कि इससे बेहतर चॉइस नहीं हो सकती थी। अगर एम्पावर्ड ही चेयरमैन आपने बनाने हैं कि एक इंटरिम पीरियड के लिए सही, तो वो चॉइस क्यों नहीं हो सकती थी? क्योंकि गौहर खान साहब वैसे तो बड़ा अच्छा, मेरा भी इंटरेक्शन रहा है, बड़े नफीस इंसान लगते हैं, लेकिन पार्टी में वो नए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्यादा टाइम उनका हुआ नहीं है, ना तो सियासी कद काट उनका इतना बड़ा है। एक इलेक्शन उन्होंने 2008 में लड़ा है, तो एक न्यू कमर को पार्टी का चेयरमैन का ओहदा दे देना, इससे बेहतर चॉइस क्यों नहीं हो सकती थी? कोई लॉयल, कोई ऐसा शख्स जो पुराना हो पार्टी में या सियासी भी हो, कि बैरिस्टर साहब का तो ज़्यादा ऑब्वियसली एक्सपीरियंस वकालत का है, तो कोई सियासी शख्सियत, पार्टी का लॉयल शख्स, वो क्यों नहीं हो सकती थी बेहतर चॉइस? शहजाद साहब, हम पुराने हैं ना, हम उनके दस्तो बाजू बनेंगे। हमें इस बात का एहसास है। ये हमारे बेहतर ये नहीं होता कि अली खान साहब चेयरमैन होते और दस्ते बाजू जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब बनते? फिर सर मेरी बात सुन लें। आप मुझे अपने मौजूदा इंटरिम चेयरमैन से प्लीज ना लड़ाएं, वो वैसे भी मेरा छोटा भाई है, बड़ा अच्छा मेरा उसका ताल्लुक है। देखें शहजाद साहब, बात यह है, आप प्लीज इसको समझिए कि ये हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है कि हमारा मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, हमारी जमात का बानी जो है, उसको अपनी इस वक्त ज़ात की कुर्बानी देनी पड़ रही है। ये वो लोग करते हैं जो अपनी ज़ात से निकल के अपने मुल्क या अपनी जमात या अपने कौम का सोचते हैं। तो हमारे लिए हमने बड़े भारी दिल के साथ ये फैसला किया है। एक अच्छी बात यह कि उन्होंने ना अलीमा खान साहब अपनी हमशीरा को बनाया पार्टी चेयरमैन, ना उन्होंने अपनी वाइफ बुशरा बीबी को कोई पार्टी का चेयरमैन बना दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में सही कोई होगा। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब इंतखाबात में जा रहे हो और आप कह रहे हैं एम्पावर्ड होगा, तो कोई ऐसी शख्सियत जिसका सियासी तजुर्बा ज्यादा हो, जो पार्टी का लॉयलिस्ट हो, उसको बनाना क्या फिर ज्यादा बेहतर नहीं होता आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में साहब, इट वाज चेयरमैन टेक एंड आई थिंक इन हालात में शायद चेयरमैन साहब ही इन मामलात को बेहतर ज़्यादा समझते हैं। उन्होंने जो मुनासिब समझा इस जमात के लिए, क्योंकि उन्होंने ये जमात बनाई है और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा फिक्र उनको ही इस जमात की होनी है और इस कौम की भी। और इस कौम के लिए उन्होंने गोलियां भी खाई हैं, अपने बच्चों से भी दूर रहे हैं, और मैं समझता हूँ बड़ी तकलीफें इस आदमी ने उठाई हैं। मेरी तो उसके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी तकलीफें और कौम की तकलीफें भी जो है वो आसान करे। खान साहब वापस आए। तहरीक इंसाफ के अंदर जो है कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये फैसला बिल्कुल उस्मान बुज़दार टाइप जैसा फैसला है। उस्मान बुज़दार साहब का जो फैसला था चीफ मिनिस्टर बनाने का, उसमें इमरान खान साहब ये कहते थे कि देखिए इसको इसलिए बनाया क्योंकि इतने ग्रुप से पंजाब में। सवाल तो सुन लीजिए ना। अच्छा, आप भी इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि अगर गौहर साहब को उस्मान बुज़दार से मिलाया जाएगा तो ज्यादती होगी गौहर साहब के साथ? देखें, बैरिस्टर साहब पढ़े लिखे आदमी हैं और काबिल भी हैं, वो काबिल आदमी है, वो उस मुल्क को। देखिए बुज़दार साहब, तो बुज़दार साहब ना पढ़े लिखे थे ना काबिल थे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा वो पढ़े लिखे होंगे, छेड़ ही दिया, फिर खुल के बता भी दीजिए ना। नहीं है, लेकिन जिंदगी में कुछ अच्छे और कुछ तल्ख तजुर्बात, आपकी जिंदगी में तल्ख तजुर्बात नहीं हुए? आप सारी शीरीनी खाते रहे, मुश्किलात से भी गुजरते हैं ना। तो उस्मान बुज़दार साहब का तजुर्बा पीटीआई के लिए तल्ख तजुर्बा साबित हुआ है? देखिए, मुझे इस बात को इसका इजहार करने में कोई अमर माने नहीं है कि बुज़दार साहब पंजाब को उस तरह ना चला सके जिस तरह चलाना चाहिए था, और उस तरह स्टैंड भी अपने लीडर के साथ नहीं ले सके। उनसे तो बेहतर हमारी सबकी आयरन लेडी, हमारी माँ जैसी डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, जो अब तक डटी हुई हैं, या इजाज चौधरी साहब डटे हुए हैं।
या फॉर्मर गवर्नर चीमा साहब हैं जो पुराना वर्कर अभी तक डटा हुआ है। तो ठीक है, जिंदगी में आपको मुख्तलिफ तजुर्बात होते हैं, कुछ तल्ख, कुछ शीरी, कुछ यादें जो हैं आपको कुछ सबक सिखा जाती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर साहब एक डेडिकेटेड आदमी हैं, हम्बल आदमी हैं, और इंशाल्लाह देखिए, जरूरी नहीं है कि 20 साल पुराना हो। 20 साल पुरानों ने भी खान साहब को छोड़ दिया ना। अली साहब, वैसे ये बात अभी जो आपने, हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है उस्मान बुज़दाद साहब के हवाले से, जो अभी आपने बात की कि उस तरह वो नहीं परफॉर्म कर सके। अभी जुल्फी बुखारी साहब ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि हमें रियलाइज़ हो गया था गलत चॉइस है, लेकिन आई रिमेंबर कि इमरान खान साहब से मेरी जो हुकूमत जाने के बाद भी मुलाकात हुई थी, तो वो नहीं समझते थे कि उनका गलत फैसला था, वो समझते थे कि उस्मान बुज़दाद दुरुस्त फैसला था। लेकिन आपकी राय ये है कि वो नहीं डिलीवर कर पाए। देखिए, होपफुली इंशाल्लाह इस बार जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आएगी तो आपको पहले से ज़्यादा बेहतर टीम और पहले से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में आपको ज़्यादा अच्छे फैसले आपको नज़र आएंगे। और आप देख रहे हैं कि इन हालात में जब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई कह रहा था इनको बनाएगा, कोई कहता था उनको, खान साहब ने एक फैसला ऐसा किया है कि सबको उन्होंने एक सरप्राइज दिया है कि सब जो एक गेम बनी हुई थी ना कि बल्ला खिलाड़ियों के हाथ से ले लिया जाए, तो वो अब हैरान और परेशान है कि अब अगली गेम क्या खेलें। लेकिन उनको नहीं पता कि गेम का खिलाड़ी जो है वो इमरान खान है। और अभी अभी आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। आप लोगों का आज मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन था, बुरेर में था, पिछले हफ्ते आपने दीर में भी वर्कर कन्वेंशन किया, दूसरे अजला में भी हो रहे। तो क्या इससे ये समझा जाए कि अब जो पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाज़त दी जा रही है तहरीक इंसाफ को? मैं आपको क्या कहानियां सुनाऊं। मेरा अपना हल्का, जहां 3 बार हमारी जमात जीती है, 2 बार मुझे अल्लाह ने कामयाबी दी, 1 बार इमरान खान साहब को, मेरे अपने हल्के से मेरा गांव, मेरा इलाका निकाल दिया गया है। इतना ज्यादा हल्के में मैं हैरान हूँ। सिकंदर सुल्तान राजा साहब क्या कर रहे हैं? एक आदमी जो जिस इलाके से 3-4 बार जिधर से तहरीक इंसाफ को जीत मिली है, आप सिटिंग MNA, सिटिंग पार्लियामेंटेरियन का गाँव, उसका इलाका उसके हल्के से निकाल रहे हैं। लेकिन कोई नहीं। तो आपने एतराज दायर किया था जब इससे पहले फहरिस्त आई थी? आज तो हतमी लिस्ट आई है। रात के अंधेरे में जो उन्होंने ये लिस्ट निकाली है उसको आप देखेंगे। लेकिन आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की ना, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि अली मोहम्मद जहां से जीता है उसका अपना गांव उसके हल्के से निकाल दिया गया। तो अब ये जो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन और फ्री और फेयर इलेक्शन होने, उसका आगाज तो ऑब्वियसली ECP ने करना है, जिम्मेदारी उनकी है। इस वक्त तो सवालिया निशान ये है कि क्या वो आपको बल्ले का निशान देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि अली जफर साहब तो कह चुके हैं कि उनकी नीयत नहीं लग रही, इसलिए हमें टेक्निकली हर चीज पे तैयार रहना है। देखें, इंशाल्लाह चाहे कुछ भी करें, इस हल्के को इधर से निकाल के चतराल में लें, चतराल वाला इधर लें, चतराल वाला हमें वोट करेगा और हमारा वाला चतराल वाले को वोट करेगा और सारे PTI को वोट करेंगे। हर जगह फैसला अवाम कर चुकी है। आप चाहे कुछ भी करें, इधर का वोटर उधर भेजें, उधर का इधर भेजें, इसका NIC उधर शिफ्ट कर दें, इसका पोलिंग बूथ, ये सारी गेमें चल रही है। प्री पोल रिगिंग, ये इसी को प्री पोल रिगिंग कहते हैं। क्या हो गया? देखें शहजाद साहब, सवाल है ना कि 70 साल से एक हल्का अपनी जगह मौजूद है, आप उसमें अचानक ड्रास्टिक चेंजेस करते हैं, किस लिए करते हैं? लेकिन बहरहाल मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, अवाम फैसला कर चुकी है। बेहतर होगा एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और इलेक्शन कमीशन की भी इसमें इज्जत है, और हम सबका इदारा है, हमारे लिए ऑनरेबल है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, जिम्मेदार इदारा है। लेकिन वो फिर जिम्मेदारी शो भी करे ना। वो फिर एक जमात कॉर्नर हो रही है। तहरीक इंसाफ को देखें कि हम पंजाब में हमारा कोई कन्वेंशन नहीं हो रहा, पंजाब में हमारा कोई जलसा नहीं हो रहा, अभी हमारा पेशावर में जलसा आ रहा है। अल्लाह बेहतर करे कि उसमें कोई पकड़ दकड़ हिसाब किताब इस तरह से ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसके हवाले से खैबर में क्या हालात है। खुद कह रहे हैं कि जो उनका गाँव है जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो उनके हल्के से निकाल के दूसरे हल्के में डाल दिया है। इसके अलावा एक ex-MNA के बेटे को उन्होंने बताया कि उठा लिया गया। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पिछले कुछ दिनों से अपनी तकारीर में ये तनकीद कर रहे हैं कि जो 70 साल के सियासतदान हैं अब उनको सियासत से रिटायर हो जाना चाहिए। उसके बाद उनके वालिद साहब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने हामिद मीर को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिलावल अभी मुकम्मल तौर पर ट्रेन नहीं है, उनकी ट्रेनिंग जारी है। लेकिन ऐसा लगता है दुबई विजिट के बाद दोनों बाप बेटे ने अपने जो डिफरेंसेस हैं वो कुछ हद तक ख़त्म कर लिए हैं। कल हमने देखा यौम तासीस के मौके पे पीपल्स पार्टी का जो जलसा था उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आसिफ ज़रदारी के हक़ में नारे लगवाए, और आसिफ अली ज़रदारी ने भी ये कहा कि बिलावल भुट्टो को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो एक तरफ पीपल्स पार्टी के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो तो कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन मुसलसल बिलावल भुट्टो तनकीद कर रहे हैं नवाज शरीफ पे। आज भी उन्होंने कोयटा में ये कहा कि 3 बार वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, अब हमें बताया जा रहा है कि चौथी मरतबा वो वज़ीर आज़म बन के मुल्क के मसाइल हल करेंगे। इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा ये खबरें भी गर्दिश कर रही है कि अगर नून लीग इलेक्शन जीत जाती है तो क्या
नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे या नून लीग में से कोई और कैंडिडेट हो सकता है प्राइम मिनिस्टरशिप का? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है PMLN के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहसन साहब, तो मुस्तकिल तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आज शायद आपने स्टोरी पढ़ी हो अंसार अब्बासी साहब की। क्या नून लीग की जो सेकंड ईयर लीडरशिप है उसको भी अभी तक कन्वे नहीं किया गया है कि नवाज शरीफ ही कैंडिडेट हैं नून लीग के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट? देखिए शहजाद, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो पार्टी के सदर हैं वो कई मौके पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट जनाब नवाज शरीफ साहब होंगे। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मुल्क जिन नामसाइद हालात से दो चार है, जो हमारा मुआशी बहरान है, जो हमें खारजी सतह के ऊपर जिस तरह की मदद चाहिए और ब्रॉड बेस्ड कोऑपरेशन चाहिए, नवाज शरीफ साहब का तजुर्बा, उनके बैनुल अक़वामी साख और ताल्लुकात, ये सब पाकिस्तान के लिए इस क्राइसिस के मौके पर एक बहुत बड़ा एसेट है। तो लिहाजा हमें इस वक्त एक आजमूदा तजुर्बेकार क़यादत की ज़रूरत है। हम एक अप्रेंटिसशिप का तजुर्बा 2018 में कर चुके हैं। अब हम किसी नई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम 2.0 के मुताबिक नहीं हो सकते। पहली अप्रेंटिसशिप भी बहुत महंगी पड़ी है और एक किसी और बंदे को तजुर्बा देना 24 करोड़ अवाम की किस्मत के साथ खेल कर, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस खेल का मुताबिक नहीं हो सकता। हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इसके लिए एक बहुत ही तजुर्बेकार और आजमूदा क़यादत नवाज शरीफ साहब की सूरत में हमारी खुशकिस्मती है कि हम जी एहसन साहब, लेकिन माजी में ये देखा गया है कि जब भी नवाज शरीफ वजीर आजम बने हैं, जो तजर्बा उनका रहा है इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात के हवाले से, वो कोई इतना ख़ास नहीं है। आप लोग खुद आके कहते हैं कि कई मरतबा कभी जो है कारगिल की जंग छिड़ गई, कभी प्रेशर डाला गया कि एक्सटेंशन दी जाए, तो वो तजर्बा भी सबके सामने है। और अभी ऐसा लगता है कि रियासत ने ये फैसला किया है कि इस्टेब्लिशमेंट की मुआवनत जो है इकनॉमिक इशूज़ पे और दूसरे इशूज़ पे जारी रहेगी, जो हमने इस वक्त केयरटेकर सेटअप में भी देख रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी हमने देखा। तो क्या स्टेबिलिटी के लिए आपको नहीं लगता कि आने वाले जो रिजीम होगा वो भी एक हाइब्रिड रिजीम के तौर पे होगा, और उसमें फिर जो माजी की गवर्नेंस रही है नवाज शरीफ साहब की, वो कैसे फिट बैठती है? देखिए शहजाद, जो हमारी 75 साल की तारीख है, अगर आप उस पर नज़र डालें तो आपको ये नज़र आएगा कि हमने बदएतमादी के ऊपर सारी तारीख गुजारी है। जो सियासतदान है वो इस्टेब्लिशमेंट से खाइफ थे, इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों से खाइफ थी और अदलिया दोनों से खाइफ थी। नतीजतन ये है कि सब पीछे मुड़कर अपनी पीठ को देखते थे कि कोई वार तो नहीं कर देगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम एतमाद के साथ आगे की तरफ देखें, और जो एक हाइब्रिड मॉडल था वो तो फिट चुका है, नाकाम हो गया है। अब जो नई हम समझते हैं राह है वो ये है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेनी चाहिए, कि जो भी, बल्कि होल ऑफ स्टेट अप्रोच लेनी चाहिए कि तमाम रियासत के इदारे, तमाम हुकूमत के इदारे आइन के तहत जो उनका दायरा कार है उसके मुताबिक एक दूसरे के साथ हारमोनाइज होके मुल्क के लिए मिलकर काम करें। चूंकि ये हमारा जो चैलेंज है मुआशी, बहुत बड़ा चैलेंज है। अगले 3 सालों में हमने कोई 72 अरब डॉलर के कर्जे अदा करने हैं। इनके लिए या तो हम मजीद कर्जे लेंगे या अपने दोस्तों से इमदाद मांगेंगे, और अगर नहीं ऐसा करना तो हमें फिर बहुत यकसुई के साथ अपनी पैदावारी सलाहियत को और अपनी बरामदात को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देनी है। इसके लिए एक बड़ी, जैसे जाइगेंटिक एफर्ट की जरूरत है, और ये तभी हो सकता है कि कोई इस वक्त आपकी पार्टी में इस पर बहस है ही नहीं कि कोई ऑल्टरनेट चॉइस भी हो सकती है प्रीमियरशिप के लिए नून लीग के अंदर से? और ये भी साथ में बताइएगा कि क्या इस बात में भी गौर किया जा रहा है कि कुछ अरसे तक के लिए नवाज शरीफ होंगे, फिर वो इस्तीफा दे देंगे और उनकी जगह शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाएंगे? देखिए, ऐसी कोई तजवीज़ अभी ज़ेरे गौर नहीं है। नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह अब रूबे सेहत हैं, ही इज़ अवेलेबल, ही विल लीड। और उनके नीचे एक मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है कि जिसके पास एक बहुत बड़ी टीम है एक्सपीरियंस लोगों की, जिनको पिछले 10-15 सालों का मुशाहिदा और तजुर्बा है। जहाँ तक बिलावल साहब का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा हुए, अब चौथी दफ़ा क्या करेंगे, अगर आप उनके 3 अदवार देखें तो तीनों अदवार के पाकिस्तान के ऊपर अनमिट नकूश हैं। उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो इक्तसादी इस्लाहात नाफिज की, उनको भारत ने फॉलो किया, लेकिन उन इस्लाहात पे तसलसल रखा। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हमने 2 सालों में उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी।
इसके बाद फिर 97-99 में उन्होंने पाकिस्तान को उस न्यूक्लियर चैलेंज जो इंडिया ने पोस्ट किया था पूरी दुनिया के मुकाबले कलामी की मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन अब सिर्फ ये जो तनकीद है, मैं आपकी बात काट रहा हूं माजरत के साथ, लेकिन जो तनकीद है वो बिलावल साहब नहीं कर रहे हैं। दानियाल अजीज साहब आपकी पार्टी के फॉर्मर एमएनए, वो भी इस पर तनकीद कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि महंगाई की जिम्मेदार, महंगाई से लोग परेशान हुए हैं और वो जिम्मेदारी आप पे डाल रहे हैं क्योंकि आप प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे। मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अगर इन्हीं को वापस लेकर आना है तो फिर क्या हल होगा आवाम का? देखिए, वो दानियाल साहब खुद अपना मजाक उड़वा रहे हैं, मैं कोई उनका जवाब नहीं देना चाहता। बड़ा गैर जिम्मेदाराना उनका बयान है। प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की जिम्मेदार नहीं होती। आपको भी मालूम है कि इन्फ्लेशन का जो दारोमदार है वो आपके एक्सचेंज रेट के ऊपर होता है, वो उसका ताल्लुक आपके पीयूएल प्राइसेस पे होता है, उसका ताल्लुक आपकी यूटिलिटीज की प्राइसेस के ऊपर होता है। जो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की इक्वेशन है वो इन चीजों के ऊपर मबनी है। इनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो वजारत मनसूबा बंदी के दायरे कार में आती हो। तो उनका पता नहीं अपना कोई जाती एजेंडा होगा। तो आप कह रहे हैं कि अगर उन्होंने तनकीद करनी भी है अफरात ज़र पे तो वो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ करें, इसहाक डार साहब की तरफ करें, आपकी तरफ ना करें। जी, मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है इन्फ्लेशन के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग जो है वो तो सिर्फ तरक्याती बजट के लिए जिम्मेदार होती है, CPAC के लिए जिम्मेदार है और उसके लिए मैं हर चीज का जवाबदेह हूं। तो ये अगर आप कह रहे हैं कि इसका महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं है तो इसका ताल्लुक नारोवाल से है, फिर नारोवाल की सियासत से है, आपका ताल्लुक भी वहीं से है, उनका ताल्लुक भी वहीं से है, टिकट्स का मामला है, क्या क्या चल क्या रहा है फिर? वो असल में देखिए, हमने एक असूली मौकफ यहाँ पर लिया है, शायद उससे वो नाराज हुए हैं। हमारा मौकफ ये कि नारोवाल मुस्लिम लीग का किला है और यहाँ पर हम किसी मुस्लिम लीग के वफादार शख्स को ही टिकट देंगे। अगर कोई लोटा टिकट लेना चाहेगा तो उसका रास्ता रोकेंगे। अब इससे कोई अगर नाराज होता है तो नाराज हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून नारोवाल जो है वो इस धब्बे को लगाने के लिए तैयार नहीं है कि जहां पर इतने कारकुन हो, वफादार लोग हों जिन्होंने मारें खाई हैं, बुरा वक्त देखा है, वहां पर 2-2 वक्त 3-3 वक्त वफादारियां तब्दील करने वालों को अगर हम दोबारा टिकट देंगे तो मतलब इसमें आप दानियाल अजीज साहब की टिकट के हवाले से तो बात नहीं करें, आपके ये इशारा दे रहे हैं वो कुछ ऐसे लोगों को लाना चाह रहे हैं जो आप समझते हैं वफादारियां तब्दील करते रहे? हाँ, वो मेरा ख्याल है कि उनको शायद एतराज इस पे है कि हमने उन लोगों पर एतराज किया जिनको वो टिकट दिलवाना चाहते हैं और वो लोग जिनको वो टिकट दिलवाना चाह रहे हैं उन्होंने 2-2 3-3 दफा वफादारियां बदली हैं। अच्छा, एक खबर ये भी है कि आप शायद अपने साहबजादे को एमपीए का टिकट दिलवाना चाहते हैं और वो इस बात के हक में नहीं है। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि कोई भी नारोवाल से जो कारकुन है जिसको पार्टी सही समझती है उसको टिकट दे। वो जैद हो सकता है, वो बकर हो सकता है, लेकिन हम किसी लोटे को टिकट दे के नारोवाल के चेहरे के ऊपर धब्बा नहीं लगाना चाहते कि तो ये जरा इसको वाज़ेह कर देना, ये लोटा कौन है जिनको वो लाना चाह रहे हैं? तो टिकट दिया जाता, वो मैं अब नाम नहीं लेना चाहता। सबको मालूम है कि जिन्होंने 2-2 3-3 दफा वफादारियां बदली हैं, अगर वो लोग दोबारा मुसल्लत किए जाएंगे तो हमारे मुस्लिम लीग नून के कारकुन तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा सिर्फ ये एक असूली इख्तलाफ है, बाकी मैं उनका एहतराम करता हूं, मुझे कोई उनके साथ इख्तलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक। मुल्क में अफवाहें और क़यासराइयां जारी हैं कि 8 फरवरी को शेड्यूल्ड इंतखाबात बर वक्त होंगे या मुलतवी हो जाएंगे। ये क़यासराइयां भी जारी थी कि इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी करेगा या नहीं, लेकिन इन अफवाहों के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी की हतमी फहरिस्तें ऐलान करदा तारीख पर जारी कर दी हैं, जिससे बर वक्त इंतखाबात के इम्कानात में इजाफा हो गया है। इसके अलावा कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन भी हैं, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन की पोजीशन के लिए इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और उनकी जगह नॉमिनेट किया गया है गौहर अली खान को। क्या तहरीक इंसाफ इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जरिए बल्ले का निशान बचा पाएगी? इस पर और जो हतमी फहरिस्त जारी हुई है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पिलडाट के सबरा अहमद बिलाल महबूब। अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये अफवाहें तो गर्दिश कर रही थी कि इलेक्शन वक्त पे होंगे या नहीं होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पे कह चुका है कि इंतखाबात की तारीख 8 फरवरी से आगे नहीं जा सकती। लेकिन अब क्योंकि हतमी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दी हल्का बंदियों की, तो आपको लगता है कि अब जो बर वक्त इंतखाबात है उसके इम्कानात में इजाफा हो गया है? बिल्कुल यकीनन। मुझे तो पहले भी यकीन था कि ये चूँकि डिलिमिटेशन अब हो रही है तो उसके खात्मे पे प्रोग्राम भी आ जाएगा और इलेक्शन भी वक्त मुकर्ररा पे होंगे।
लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि अब ये इंतखाबी हल्का बंदियों की जो फाइनल रिपोर्ट है वो भी आ जाने के बाद और वक्त पे आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि इस बात के इम्कानात कहीं ज़्यादा रोशन है। आज के इंतखाबात वक्त पे होंगे। अब अगली मंजिल ये होगी कि इंतखाबी प्रोग्राम जारी कर दिया जाए और वो गालिबन 15 दिसंबर आखिरी तारीख होगी जिसको ये प्रोग्राम जारी हो सकता है, और इस दौरान अब से 15 तक किसी भी वक्त जारी हो जाएगा। अहमद साहब, एक मामला रिटर्निंग ऑफिसर्स का भी है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी इस पर सवाल हुआ कि क्या अदालत से होंगे रिटर्निंग ऑफिसर्स या फिर एग्जीक्यूटिव से होंगे, तो उन्होंने सिर्फ एक मुस्कुराहट दी, कोई जवाब नहीं दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पहले खबर आ चुकी है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जुडिशरी से नहीं होंगे रिटर्निंग ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव से होंगे। आपके ख्याल में ये कितना इम्पैक्ट कर सकता है इस इलेक्शंस की पार्शलिटी को? क्योंकि 2013 और 18 में ऑल्दो इलेक्शंस पे सवाल उठे कि वो फेयर एंड फ्री नहीं हुए, लेकिन फिर भी जो आरोज थे वो एग्जीक्यूटिव से नहीं थे, जुडिशरी से थे। हकीकत ये है कि अगर जो टॉप एग्जीक्यूटिव है इस मुल्क की, वो अगर इंतखाबात में मदाखलत ना करने का फ़ैसला करे, तो फिर नीचे कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर हो उससे फ़र्क बहुत कम पड़ता है। मैंने बांग्लादेश के इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए गया था 2008 में, और मैंने वहाँ देखा था कि सारे डिप्टी कमिश्नर्स जो थे वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर थे, और असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह वो रिटर्निंग ऑफिसर थे, और वो गालिबन यूनाइटेड नेशंस ने और पूरी दुनिया ने उन इलेक्शंस को साफ शफाफ इलेक्शन करार दिया था। तो असल बात यह है कि अगर टॉप पे प्रेशर ना हो और वो कोई इलेक्शन को किसी तरीके से रिग करने का फ़ैसला ना करें, तो फिर डिप्टी कमिश्नर भी हों और असिस्टेंट कमिश्नर भी हों तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर इलेक्शन कमीशन की निगरानी भी मजबूत हो। तो इसलिए मेरे ख्याल में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मिले जुले लोग होंगे मेरे ख्याल में, कुछ शायद एग्जेक्टिव से होंगे, कुछ शायद रिटायर्ड इलेक्शन कमीशन के लोग होंगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं गेस कर रहा हूँ कि अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि कौन लोग होंगे, लेकिन अगले एक आध हफ्ते में फ़ैसला होना होगा। राइट। और अहमद साहब ये भी फरमाइएगा, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जा रही है, उससे पहले जो इलेक्शन हुआ उसको इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने कलअदम करार दिया, और इस पर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया। आपने भी पिछले हफ्ते संडे को इस पर कॉलम लिखा था और आपने अपना तजिया भी इस पर दिया है कि इस तरह की स्क्रूटनी दूसरी पार्टीज़ के आइन के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से नहीं देखी गई, और ये एक अनप्रेसिडेंटेड फैसला है क्योंकि आज तक किसी पार्टी के इलेक्शंस को पहले इस तरह कलअदम नहीं करा दिया है। अब जो हिकमत अमली है तहरीक इंसाफ की, उसमें वो इमरान खान साहब को बतौर चेयरमैन नहीं इलेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक और गौहर अली खान साहब को ले आए कि वो चेयरमैन बनेंगे। इस स्ट्रैटेजी के हवाले से आप बताइएगा, क्या ये दुरुस्त है, और क्या अब जो इंतखाबात होंगे उसके हवाले से भी सवाल उठ सकता है, या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान उसको क्लियर करके बल्ले का निशान दे देगा तहरीक इंसाफ को? देखिए, स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये बात तो उन्होंने अच्छी की है, क्योंकि एक बड़ा एतराज़ जो हो सकता था इन इंतखाबात पे, अगर इमरान खान साहब इलेक्ट हो जाते तो वो एतराज़ उन्होंने दूर कर दिया है। लेकिन अब उसकी जो टेक्निकल साइड्स हैं कि क्या ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि पीटीआई का एक कॉन्स्टिट्यूशन 2019 का है, एक 2022 का है, और दरमियान में उन्होंने एक अमेंडमेंट्स भी की थी 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब पता नहीं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो रहा है, और इलेक्टोरेट कौन होगा, क्या वो तमाम मेंबर होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही लिखा है, लेकिन अमेंडमेंट जो की थी उसमें उन्होंने कहा था कि नेशनल काउंसिल इलेक्ट करेगी। तो अब ये सारी बातें अभी फ्लूइड है, तो इलेक्शन कमीशन एतराज़ कर सकता है। इस बात का इम्कान है कि अगर उन्होंने तमाम टेक्निकल और लीगल चीज़ों का ख्याल न रखा तो इलेक्शन कमीशन फिर एतराज़ कर सकता है, और अब के जो एतराज़ होगा तो उसके मौके पे इतना मौका भी नहीं होगा कि उसको वो करेक्ट कर सके, फिर तो शायद वो इलेक्शन सिंबल से उन्हें हाथ धोने पड़ेंगे। इसलिए बहुत एहतियात के साथ उन्हें ये इलेक्शन कंडक्ट करने चाहिए। और आप क्योंकि बहुत सारे इलेक्शंस कवर कर चुके हैं, चाहे वो इंट्रा पार्टी हो या आम इंतखाबात हो, आइन और पार्लियामान के मामलात को देखते रहे हैं, आपको क्या वजह नजर आती है कि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इंतखाबात को, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को क्यों ही नल एंड वॉइड करा दिया, कलअदम करा दिया, और दूसरी पार्टीज़ के जितने भी इंतखाबात हुए जो कि हम अक्सर तजिए में डिस्कस करते हैं कि वो भी बराए नाम इंतखाबात होते हैं, उनके ऊपर उन्होंने कभी ऐसे फैसले नहीं दिए? क्या वजह हो सकती है इसकी? मेरा तजिया ये है कि मैं चूँकि इलेक्शन कमीशन के मामलात को, ख़ास तौर पे उसके पॉलिटिकल फाइनेंस के मामलात को बहुत गौर से देखता रहा हूँ, तो पिछले 2 साल में उनका पॉलिटिकल फाइनेंस विंग बहुत मजबूत हुआ है। उसमें नए लोग आए हैं, उसमें प्रोफेशनल लोग हैं, और उसके अंदर इक्विपमेंट भी है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी भी है। तो उस पॉलिटिकल फाइनेंस विंग के ज़िम्मे है कॉन्स्टिट्यूशंस की
और इंट्रा पार्टी इलेक्शन की स्क्रूटनी भी। तो मैं समझता हूं कि इसकी तौजीह मैं तो इस तरह करूंगा कि वो चूंकि विंग अब बहुत उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है और वो फैसले के अंदर भी नज़र आता है, जितने बारीक बीनी से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जायज़ा लिया है, तो अब ये कैपेसिटी बढ़ने के बाद अब टेस्ट ये होगा कि क्या आने वाले दूसरी पार्टियों के इलेक्शनों को भी इसी बारीक बीनी से देखा जाएगा, तो फिर ये तासुर मजबूत होगा। वरना लोग ये शक करते रहेंगे कि सिर्फ एक ख़ास किस्म का फैसला था जो पीटीआई को विक्टिमाइज करने के लिए था, लेकिन मेरी राय में ये पॉलिटिकल फाइनेंस विंग के स्ट्रेंथ होने की वजह से हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो तो ये कह रहे हैं कि विक्टिमाइजेशन करने के लिए था और इसीलिए हमारा केस इतनी बारीक बीनी से देखा गया है। मैं सुनता रहा हूँ सेनेटर अली जफर साहब को, वो कह रहे हैं कि अब भी हमें ये खदशा है कि कोई ना कोई वजह निकाल कर ये हमें बल्ले का निशान नहीं देना चाहते। अगर इस तरह का इल्ज़ाम इलेक्शन से पहले लग रहा है और अगर तारीख भी ये कहती है कि सिर्फ एक पार्टी के हवाले से इस तरह का फैसला आया है, तो क्या ये ऑलरेडी एक सवालिया निशान नहीं लग गया है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान पे, क्योंकि उनकी ही बहरहाल जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं। चूँकि ये पहला केस है जिसमें इस तरह से हुआ है और इतनी तफसील के साथ उसके मामलात को देखा गया है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसलिए अगर ये कुछ लोगों के दिल में ये सवाल पैदा होता है तो मैं उसको इल्ज़ाम नहीं देता, वाकई वो सोच सकते हैं। लेकिन मैंने चूँकि इसको गौर से तज्जिया किया है, तो मेरी राय तो ये है कि वो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग चूँकि नया एक्टिवेट हुआ है, लेकिन इसकी जो तस्दीक है वो आने वाले दिनों में होगी कि ये कैसे होता है। लेकिन और इसके बाद किसी पार्टी के इलेक्शन नहीं हुए जब से आप कह रहे हैं कि फाइनेंस विंग एक्टिवेट हुआ है? किसी बड़ी पार्टी के तो इलेक्शन मुझे होते हुए नज़र नहीं आए, मेरे इल्म में नहीं आए। अगर कोई मुस्लिम लीग के पहले हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी के पहले हो चुके हैं, किसी और पार्टी के हुए हों तो मैं कह नहीं सकता इन 2-4 दिनों में, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन ये अगर कुछ लोगों के जहन में शक है तो वो हो सकता है, क्योंकि पीटीआई ने एक ये भी काम किया है कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत तफसील के साथ लिखा हुआ है, तो उसके अंदर जो गलती या डिविएशन है उसको डिटेक्ट करना और पकड़ना भी बहुत आसान है। इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अभी देखने वाली बात होगी कि क्या पार्टी, अब देखिए ना, उसके एक साबका बल्कि मैं समझता हूँ मौजूदा फाउंडर मेंबर अकबर एस बाबर, उनको भी ये पता नहीं है कि कौन वोट देंगे, उसका तरीक़ेकार क्या है, नॉमिनेशन पेपर्स कैसे जमा होंगे, और कल इलेक्शन है। अगर ये बातें पब्लिक को और मेंबर्स को नहीं पता है तो फिर इसके बारे में कल को सवालात उठ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।